नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय में चल रहे बैठक कोविड टीकाकरण को लेकर के निरीक्षण किया और आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों का उत्साहवर्धन किया एवं टीके लगवाने आए सचिवालय कर्मियों और उनके स्वजन से भी मुख्यमंत्री ने बात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में टीकाकरण अभियान में और तेजी लाई जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में भी टीकाकरण के कैंप लगाए गए हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय में चल रहे कोविड टीकाकरण कैंप का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने अभियान में जुटे स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों का उत्साहवर्धन किया और टीके लगवाने आए सचिवालय कर्मियों और उनके स्वजन से भी मुख्यमंत्री ने बात की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में टीकाकरण अभियान में और तेजी लाई जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में भी टीकाकरण के कैंप लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 1 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के अवसर पर वर्चुअल माध्यम से देश को संबोधित किया और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत की गई विभिन्न पहलुओं पर शुभारंभ करते हुए कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को चरणबद्ध ढंग से देश में लागू किया गया है। आजादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित हो रहे अमृत महोत्सव के अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी इसकी हिस्सा बनी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत एवं शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के साथ मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में स्थित सभा कक्ष में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन को सुना और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति को नए भारत का निर्माण करेगी, युवा पीढ़ी को अधिक आधुनिक ज्ञान विज्ञान के साथ भारतीय संस्कृति से जोड़ेगी और इसमें हमारे विद्वान शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। तो बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में समन्वय समिति की बैठक हुई और जिसमें भाग लेने उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे भी पहुंचे। तो वहीं एएनबी न्यूज ने सूबे के शिक्षा व खेल मंत्री अरविंद पांडे से उनके विभागों से जुड़े योजनाओं की और समन्वय समिति की बैठक को एजेंडे को लेकर खास बातचीत की। में संगठन, सरकार और संघ की महत्वपूर्ण बैठक हुई है। इस समय हमारे साथ उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी मौजूद हैं, जो कि इस बैठक में इन्होंने हिस्सा लिया है। अरविंद पांडे जी, बैठक का मुख्य एजेंडा क्या रहा? संगठन की बैठक भारतीय जनता पार्टी की एक रीति नीति के अनुसार चलते रहती है, यह उसी का हिस्सा है। आज हमारे मध्य में हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष जी उपस्थित हुए। हम उनका धन्यवाद देते हैं और निश्चित ही उनके दिशा निर्देश के माध्यम से संगठन के सहयोग से यह सरकार आम जनता को अपने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुंचाना चाहती है। और आज BL संतोष जी ने बैठक ली और संगठन का जो प्रयास है, योजनाओं को जो सरकार हमारी योजनाएं बनाती है, उन योजनाओं का लाभ आम जनता तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे और इसका लाभ उनको मिले। इस कड़ी में भी माननीय BL संतोष जी का हम लोगों को निर्देश प्राप्त हुआ और निश्चित ही इनका यह निर्देश प्रदेश की आम जनता के विकास में काम आएगा। 3 दिवसीय दौरा ये राष्ट्रीय महामंत्री संगठन का है। क्या आज ही आप लोगों से वार्तालाप हुई? इसके बाद क्या आप अगले दिन क्या फिर दोबारा कोई फीडबैक या कोई वार्तालाप होगी? नहीं, बातचीत तो हमारे संतोष जी बहुत सहज व्यक्ति हैं। हमेशा सूचनाओं का आदान प्रदान, मोबाइल पे बातचीत होना, हम लोगों के यहाँ कोई दिक्कत नहीं होती है। हम लोग जब चाहे तब बात कर सकते हैं और हम संतोष जी का बड़प्पन है कि हम लोग को समय देते हैं। और रही बात बैठक की, तो स्लॉट सबके तय हैं। संगठन में हमारे विभिन्न पद हैं और कई कैटेगरी बनी हुई हैं, तो उसी कैटेगरी में आज हम लोग का आज बैठक हुई और हम लोग को बहुत खुशी है कि हमारे संतोष जी ने हम लोग को निर्देश दिया है। अच्छा मंत्री, सरकार के कामकाज को लेकर आपने बात की। अभी हाल ही में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई थी, जिसमें आपने खेल नीति को लेकर कुछ दिशा निर्देश दिए थे, जिसके गवर्नमेंट ऑर्डर जारी नहीं हो पाए थे। उसमें क्या प्रोग्रेस है फिलहाल? अभी खेल नीति हमारी बन चुकी है, कैबिनेट से भी पास हो गई है और बहुत जल्दी, थोड़ा सचिव के बदलने की वजह से हमारे जियो नहीं बन पाया, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्दी 1-2-4 दिन में जियो बन जाएगा। जियो बनते ही जो खेल नीति है, इसके प्रचार के लिए हम काम करेंगे और जो खेल नीति के तहत जो बच्चे आते हैं या जो कोच आते हैं या जो रिटायर्ड खिलाड़ी आते हैं, खेल नीति के अनुसार हम खिलाड़ियों को
हम लाभ देने का और उनको आगे बढ़ाने का, और उनकी एक्टिविटीज़ हो, उनके ट्रेनिंग का पार्ट बढ़े, और ट्रेनिंग के पार्ट के लिए सरकार जो मदद कर सकती है प्राइवेट एसोसिएशनों को लेके, उनके माध्यम से खेलों को बढ़ावा देने के लिए हम काम करेंगे। यूट्यूब और दूरदर्शन के माध्यम से पठन पाठन का कार्य हो रहा है, आप लोगों की अच्छी पहल है, क्या रिस्पांस मिल रहा है? पहाड़ में कई जगह इंटरनेट ना होने की वजह से, नेटवर्क ना होने की वजह से जियो टीवी, दूरदर्शन, यूट्यूब, रेडियो कम्युनिटी, इनके माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाने का हम लोग काम कर रहे हैं। और हमको इस बात की खुशी है कि जहाँ नेटवर्क नहीं था, वहाँ इन चैनलों के माध्यम से भी हमने बच्चों को पढ़ाने का काम किया है, और सरकार ने किया है, तो उसका रिस्पॉन्स अच्छा है। क्योंकि हमने विद्यालय पहले खोल दिए थे, तो हमारे अध्यापक लोग स्कूल में पहुंच गए, तो उन्होंने बकायदा हमारे अध्यापकों ने मॉनिटरिंग भी किया है कि जो ये ऑनलाइन पढ़ाने का कार्यक्रम है, ये बच्चों को इसका लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो इसकी हमने समीक्षा की, और काफ़ी रिस्पॉन्स अच्छा है कि जहाँ नेटवर्क नहीं था, वहाँ भी हमने पढ़ाने का काम किया है। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद मंत्री। मेहरबानी। तो हमने बात की उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे से। जाहिर तौर पर संगठन की बैठक थी, संगठन में बातचीत हुई कि सरकार के स्तर पर जो कामकाज हो रहे हैं उनका व्यापक स्तर पर जनता तक भी प्रचार प्रसार हो। सभी मंत्री बैठक में उपस्थित थे, और अरविंद पांडे से हमने शिक्षा के क्षेत्र में उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की भी बात की, और जाहिर तौर पर मंत्री जी आश्वस्त नजर आए कि उनके द्वारा जो किए जा रहे हैं कार्य हैं और विभागीय कार्य हैं, उनको जनता तक पहुँचाने का प्रयास किया जाएगा। कैमरा पर्सन रमन जायसवाल के साथ में रोहित विक्रम सिंह, ANB न्यूज़, देहरादून। उत्तराखंड कांग्रेस चुनाव संचालन समिति की कमान मिलने के बाद जहां हरीश रावत एक्टिव मोड में आ गए हैं, तो वहीं हरीश रावत की टीम भी अब हरीश रावत को जननायक और जननेता के तौर पर प्रस्तुत कर रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस द्वारा आज राजधानी के एक होटल में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के ऊपर आधारित एक गीत की लॉन्चिंग की गई। गीत लॉन्चिंग के जरिए हरीश रावत को राज्य का सबसे बड़ा नेता के तौर पर पेश किया गया, और इस गीत लॉन्चिंग कार्यक्रम में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद कुंजवाल, विधायक मनोज रावत, विधायक हरीश धामी के अलावा पूर्व विधायक मनोज तिवारी और हिमेश खरकवाल भी मौजूद रहे। इस मौके पर तमाम विधायकों और नेताओं ने हरीश रावत का खूब महिमा मंडन किया। कुंजवाल ने कहा कि कांग्रेस और हरीश रावत के बिना राज्य का निर्माण संभव ही नहीं था। उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर काम करना होगा और कांग्रेस को एक बार फिर सत्ता में लाना होगा। और उन्होंने अपने मुख्यमंत्री काल में विकास को लेकर के आम गरीब के लिए जो तमाम प्रकार की योजनाएं बनाई, उन योजनाओं को लेकर के हरदा हमारा आला दोबारा एक गीत लॉन्च हुआ था, जो बहुत पॉपुलर हुआ है हमारे क्षेत्रों में। और ये दूसरा जो गीत आज लॉन्च हुआ है, इसके पीछे सोच ये है कि हरीश रावत जी दोबारा सत्ता में आएंगे तो निश्चित रूप से इस प्रदेश के हर व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान निश्चित रूप से मिलने का, ऐसी वो कोशिश करेंगे। इसका साफ तात्पर्य है कि प्रदेश का कांग्रेस पार्टी की सरकार आने के बाद एक सामूहिक रूप से जिस तरह से विकास होगा, उसमें सबका हित। तो उधर देहरादून के जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी FCI के गोदाम का औचक निरीक्षण किया, और इस दौरान ट्रांसपोर्ट नगर स्थिति खाद्यान्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया, और साथ ही कोविड काल में सस्ते गल्ले की दुकानों में निर्यात होने वाले खाद्यान्न के रखरखाव का भी जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान डीएम ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत केंद्र से मिले चावल, गेहूं और चीनी के व्यवस्थापूर्ण निर्यात के निर्देश दिए हैं। तो वहीं मौके पर जिला पूर्ति अधिकारी और खाद्य विभाग के तमाम कार्मिक भी मौजूद रहे। देखिए, FCI के गोडाउन में आज मैंने निरीक्षण किया और कुछ मैंने इंस्ट्रक्शन सभी पास ऑन किए। बेसिकली हमारा उद्देश्य ये है कि किसी भी प्रकार का डाइवर्शन या पिलफरेज नहीं होना चाहिए, और इस संबंध में मैंने DSP को इंस्ट्रक्ट कर दिया है कि सभी जितने भी फायर प्राइस शॉप वाले हैं जो यहाँ पे, और जो दूसरे गोडाउन के जो लोग हैं यहाँ पे, तो उनको सब निर्देश हम पास ऑन कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार का पिलफरेज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और कोई भी पिलफरेज करेगा तो उसके खिलाफ एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के तहत जो है कार्रवाई की जाएगी। बाकी यहाँ पे मैंने अभी फ़िलहाल चेक किया है, क्वालिटी तो ठीक है, राइस की क्वालिटी अच्छी है, चीनी की भी क्वालिटी अच्छी है। थोड़ा वीट के क्वालिटी में जो है थोड़ा फ़र्क है, जो अच्छा माल भी है, लेकिन जो थोड़ा डिलेड जो फार्मर से लिया है वो माल थोड़ा उसका थोड़ा ख़राब है।
और इस संबंध में मैंने फिर अभी फ़िलहाल आपको ये कहा है कि जो सप्लाई है, सप्लाई प्रोसेस में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। कंटिन्यूसली हमारा सप्लाई होते रहना चाहिए। और मानसून के दृष्टिगत भी जो है ये इम्पॉर्टेंट है कि जितना सप्लाई, जितना हमें उठाना हो और उतना हम उठा लें। और जो शॉप्स हैं, तो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की अपूर्वा पांडे ने नगर पालिका मंगलौर का औचक निरीक्षण किया। जैसे ही मंगलौर नगर पालिका में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट पहुंची तो नगर पालिका कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। इस दौरान ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के द्वारा सभी दफ्तरों का बारीकी के साथ में निरीक्षण किया गया। कई कर्मचारियों के दस्तावेजों की बारीकी के साथ जानकारी भी ली गई। मौके पर ही जो खामियां पाई गई उन्हें सुधारने के आदेश भी दिए गए। हिस्सा है सब डिवीज़न रुड़की का, और इसी के क्रम में आज मैं मंगलौर क्षेत्र में ऐसे ही भ्रमण पे थी। तो चूँकि नगर पालिका मंगलौर क्षेत्र का एक बहुत अहम हिस्सा है और अधिकांश यहाँ की जो समस्याएं हैं, फिर जो भी इश्यूज़ हैं, उनका निस्तारण मोस्टली नगर पालिका के स्तर से ही होना है। इसलिए आज नगर पालिका ऑफिस में मैं आई और यहाँ पे व्यवस्था का थोड़ा जायज़ा लिया। रेगुलर एक तो वहीं अगली खबर की बात करते हैं जो उत्तरकाशी से है। उत्तरकाशी जिला वैसे भी पहले से ही आपदाओं से घिरा हुआ रहता है, लेकिन अगर बात बरसात की करें तो इन दिनों यहां जीवन यापन करना किसी तपस्या से कम नहीं है। बनाल क्षेत्र में युवाओं को जान जोखिम में डालकर आना जाना पड़ता है और जिले की आराकोट बंगाड़ के क्षेत्र में 18 अगस्त 2019 को भीषण आपदा के घाव अभी भी नहीं भरे हैं। लगातार हो रही बारिश से डर के साए में लोग जीने को मजबूर हैं। आराकोट बंगाड़ के आपदाग्रस्त क्षेत्रवासियों का मुख्य बाजार व मोटर मार्ग से पूरी तरह से संपर्क टूट गया है। ग्राम पंचायत दुचाड़ किराड़ को जोड़ने वाला एकमात्र मोटर पुल 18 अगस्त 2019 को आपदा भेंट चढ़ गया था और आनन फानन में विभाग द्वारा नदी पर काम चलाऊ पुल बनाया गया, जो पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण नदी से बड़े जलस्तर की भेंट चढ़ गया और अब ग्रामीण जान जोखिम में डालकर नदी को किस तरह पार करते हैं, ये आप तस्वीरों में खुद देख सकते हैं। जो बरसात का महीना होता है, यहाँ पे जो बरसात का सीज़न होता है, तो बरसात के सीज़न में यहाँ पे जो है कि जो नदियाँ होती हैं, नाले होते हैं, वो काफ़ी उफान पे चलते हैं और जो भी यहाँ की जो खेती होती है वो नदी नालों के करीबी होती है, वो उफान पे चढ़ी हुई रहती हैं। इसलिए इसमें आराकोट बंगाल क्षेत्र में भीषण आपदा आई थी, जिसमें पूरा क्षेत्र तबाह हो गया था। क्षेत्र की मोटर मार्ग, मोटर पुल, झूला पुल, पैदल पुल सब बह गए। लगभग 2 वर्ष हो गए हैं, शासन प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। और आप देख सकते हो कि एक बारिश से ही जो विभाग द्वारा एक टेम्परेरी व्यवस्था की गई थी वो सब बह गए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एक जो 2 गाँव को जोड़ने वाला मोटर पुल था वो सब बह गया था और विभाग द्वारा टेम्परेरी नहरों रास्ता बनाया गया था, तो पूरी रूप से खत्म हो गया है। बाजपुर में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने हिंदुओं की आस्था के केंद्र बद्रीनाथ धाम को बदरुद्दीन शाह बताने वाले मौलवी के खिलाफ सीओ वंदना वर्मा को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। बता दें कि विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री यशपाल राजहंस के नेतृत्व में कार्यकर्ता सीओ कार्यालय में एकत्र हुए, जहां विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने बीते दिनों हिंदुओं की आस्था के केंद्र बद्रीनाथ धाम को एक मौलवी द्वारा बदरुद्दीन शाह बताए जाने के विरोध में सीओ वंदना वर्मा को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री यशपाल राजहंस ने कहा कि एक मौलवी द्वारा बद्रीनाथ को लेकर की गई बयानबाजी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो कि जिसमें हिंदू समाज के लोगों में खासा आक्रोश व्याप्त है। और इस दौरान यशपाल राजहंस ने यह भी कहा कि मौलवी द्वारा सामाजिक और धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम किया जा रहा है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने सीओ वंदना वर्मा से मौलवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। वहीं सीओ वंदना वर्मा ने बताया कि वायरल हो रहे वीडियो की जांच कराई जा रही है और जिसके बाद मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उत्तराखंड के भीतर ही नहीं, संपूर्ण देश भर में 4 धाम की यात्रा बड़ी प्रचलित है। देश विदेश से यहाँ श्रद्धालु आते हैं और धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुँचाने वाला किसी मौलवी का एक वीडियो जारी हुआ, उसमें ऐसी बयानबाजी चल रही है कि ये बद्रीनाथ नहीं बल्कि बदरुद्दीन शाह का स्थान है और ये मुसलमानों की जगह है, इसको मुसलमानों को दे दिया जाए। मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, ये स्थान अगर मुसलमानों को नहीं देंगे तो मुस्लिम कूच करेंगे और उस स्थान पर कब्जा कर लेंगे। उस मौलवी को हम चेतावनी देते हैं कि जो हजारों वर्षों से धार्मिक ग्रंथों में स्थान है बद्रीनाथ का, वो पूज्य स्थान है हिंदुओं के लिए, सनातन धर्मियों के लिए।
उस पर किसी प्रकार की कोई टीका टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमने आज एफआईआर दी है और एफआईआर के माध्यम से उस पर केस दर्ज करा के हम ऐसी मांग करते हैं कि जो चंद्रवंशी सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक मौलवी के द्वारा बद्रीनाथ धाम को लेकर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। इसको लेकर क्षेत्र में रोष है। अभी ये वीडियो फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नगर कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए नगर अध्यक्ष सरदार गुरदीप सिंह ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में पार्टी नई ऊर्जा के साथ इस बार एकजुट होकर आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेगी और जिसमें संगठन को मजबूत किए जाने की तैयारियां चल रही हैं। वहीं उन्होंने कहा कि हरीश रावत का कद बहुत ऊंचा है, जमीन से जुड़े नेता होने से पार्टी को लाभ मिलेगा। वहीं प्रदेश सरकार को विफल करार देते हुए उन्होंने कहा कि महंगाई से जनता पूरी तरह त्रस्त हो चुकी है, जिसका जवाब देने के लिए जनता तैयार बैठी है। एकजुट होकर कांग्रेस सरकार बनाएगी और भाजपा को करारा जवाब देगी। ये जमीनी नेता हैं, जुड़े हुए हैं और इससे जो इन्होंने जो और भी शहर अध्यक्ष बनाए हैं, जो बनाए हैं, कार्यकारिणी नहीं बनाई है, इससे बांट के जो बना दिया गया है, इससे हम लोग को फायदा होगा और 2022 को ये नई रणनीति के तहत जो है बहुत फायदा होने वाला है। और अब अवश्य 2022 में कांग्रेस पार्टी आएगी क्योंकि हरीश रावत का कद बहुत ऊंचा है और वो जमीन से जुड़े हुए हैं और ऐसा नेता जहाँ पर पहुँचेगा हमेशा कामयाबी मिलेगी। कांग्रेस 100% 100% जीतेगी और 2022 में फतेह करेगी। तो ये उन्होंने ऐसा बनाया है कि एक दूसरे को जहाँ पे कहीं भी टकराव है उसको पहले शांत किया जाए और चुनाव से पहले जो है कैंडिडेट जो है कुछ समय पहले डिक्लेयर कर दिया, जैसे कोई मनमुटाव है आपस में, उन्होंने आपस में जो तालमेल बिठाने का समय भी मिलेगा और उम्मीद है कि इस बार कोई भी गुटबाजी नहीं होगी और हरीश रावत जी के नेतृत्व में और जो नए अध्यक्ष बने हैं जो उत्तराखंड की कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। उत्तराखंड में गंगा, हरिद्वार और ऋषिकेश दोनों में खतरे के निशान से ऊपर है, जबकि टिहरी जिले के देवप्रयाग में भागीरथी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। अधिकारियों ने कहा है कि पहाड़ी राज्य में गंगा और भागीरथी के किनारे के गांवों के निवासियों को संबंधित जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे आश्रयों और अन्य सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया गया है। और इस बीच चमोली जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय ने बताया है कि चमोली में अलकनंदा खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है, जबकि कर्णप्रयाग में पिंडर के लिए यह आंकड़ा 1.5 मीटर है। उत्तराखंड में मौसम विभाग की भारी बारिश के अलर्ट को लेकर अल्मोड़ा जिला प्रशासन ने जनपद की प्रत्येक तहसील में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और की टीम को तैनात किया है। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने कहा है कि जनपद में 61 स्थानों में जेसीबी तैनात की गई हैं और खाद्य सामग्री के लिए विभाग को निर्देश दिए गए हैं। वहीं स्वास्थ्य समस्या के लिए एम्बुलेंस को भी तैनात करने के साथ जनपद के ग्रामीण सड़कों को खोलने की कार्य लगातार चल रहा है। मैं ये बताना चाहूँगा कि अल्मोड़ा में जो हमारा इस समय आपदा प्रबंधन का तंत्र है वो पूरा अलर्ट पे है। सुबह सुबह हम लोगों ने पूरी समीक्षा की गई है और इसको देखते हुए आज हम लोगों ने ये कोशिश ये की है कि जितने भी हमारे जेसीबी के पॉइंट्स हैं वहाँ पे जेसीबी की तैनाती का हम लोगों ने पूरा वो विवरण ले लिया है। इसके अलावा हम लोग देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ भी रोड बंद हो रही है वहाँ जेसीबी खुलवा रहे हैं। इसके अलावा ये भी जो हमारे एम्बुलेंसेज हैं उनको हम लोगों ने ट्रांसशिपमेंट पॉइंट्स पे लगा दिए, जो 61 पॉइंट्स हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं ताकि किसी भी हमारे हेल्थ इमरजेंसी में और ट्रांसशिपमेंट के लिए एम्बुलेंस अवेलेबल रहे और किसी भी मरीज को कोई भी देरी ना हो। इसके अलावा कोशिश ये की जा रही है कि सभी विभाग अपने अपने जो भी क्षेत्र में हैं सारे अधिकारी मौजूद रहें तथा अलर्ट पे रहें। इस हिसाब से पूरे आपदा कंट्रोल रूम। पहाड़ों में आफत की बारिश जारी है। बारिश से आम जनजीवन ठहर सा गया है। खासकर पहाड़ों से भूस्खलन होने के कारण परेशानियां अधिक बढ़ गई हैं। केदारनाथ हाईवे की पहाड़ियां बरसात में जगह जगह दरक रही हैं, जिस कारण केदार घाटी की जनता को भारी परेशानियों से होकर गुजरना पड़ रहा है। आज सुबह से केदारनाथ हाईवे के रुद्रप्रयाग तहसील रामपुर, शेरनी, काटा सहित अन्य स्थानों पर भूस्खलन हो रहा है और जिस कारण राजमार्ग बंद पड़ा है। बरसाती सीजन में पहाड़ के लोगों का जीवन
कई मुसीबतों से घिर जाता है। दिक्कतें तब अधिक बढ़ जाती हैं जब जगह जगह भूस्खलन होने से आवाजाही ठप पड़ जाती है और जगह जगह आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति ठप हो जाती है। इन दिनों रुद्रप्रयाग जनपद के केदार घाटी में भी यही स्थिति बनी हुई है। रुद्रप्रयाग जिले के अगस्त्य मुनि गंगानगर में एक कार मंदाकिनी नदी में समा गई। मंदाकिनी नदी के तेज लहरों में कार काफी आगे तक बही और इसके बाद गंगानगर पुल के नीचे अटक गई। कार में सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कार को बैक करते समय यह हादसा हुआ है और आज सुबह 7:30 बजे के करीब अगस्त्य मुनि गंगानगर के पास किशोरी लाल उम्र 55 वर्ष अपनी कार को बैक कर रहा था और इस दौरान वह अचानक से कार समेत मंदाकिनी नदी में जा गिरा। लगातार हो रही बारिश के कारण मंदाकिनी नदी का जल स्तर काफी बढ़ गया है और जिस कारण मंदाकिनी नदी के तेज लहरों में कार आगे तक बहती चली गई। कार के भीतर सीट बेल्ट लगे होने के कारण कार सवार वाहन से बाहर नहीं निकल पाया और इस बीच कार गंगा नगर पुल के बीच नीचे आकर अटक गई और इसके बाद आसपास के लोगों ने सूचना पुलिस को दी। तो बीच नदी में कार फंसी है। आपको बता दें कि दरअसल जिस तरीके से बारिश से बीन नदी का जलस्तर लगातार बढ़ा हुआ है और एक कार बैक करते वक्त ये बड़ा हादसा हुआ है। कार सही दरअसल नदी में जा गिरी है और उसके बाद उसमें बताया जा रहा है कि कार में सवार एक युवक की मौत भी हो गई है। दरअसल सीट बेल्ट लगाए होने के कारण मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को दिल्ली विधानसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के महान पर्यावरणविद स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। सुंदरलाल बहुगुणा ने उस वक्त पर एक संदेश दिया जब पर्यावरण को लेकर लोग चर्चा भी नहीं कर रहे थे। वे इतने बड़े विजनरी लीडर थे। सिर्फ 13 साल की उम्र में उन्होंने सामाजिक जीवन शुरू कर दिया और बचपन से ही दलितों को छुआछूत के खिलाफ संघर्ष शुरू किया। वे दलितों को मंदिरों में प्रवेश दिलाने के लिए आजीवन संघर्ष करते रहे और नशा बंदी के खिलाफ भी संघर्ष किया। लेकिन ये एक ऐसा रेजोल्यूशन है जिसके ऊपर बात करते हुए बोलते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम एक ऐसी महान शख्सियत की बात कर रहे हैं जो एक बहुत विजनरी लीडर था। 1960-1970 के दशक में कौन पर्यावरण की बात करता था? कोई पर्यावरण की बात नहीं करता था, कोई पेड़ों की बात नहीं करता था उन दिनों में। उस वक्त उन्होंने एक ऐसा विजन दिया न केवल अपने देश को बल्कि पूरी दुनिया को कि अगर हमने अपने पर्यावरण को बचा के नहीं रखा, अगर हमने अपने जल जंगल जमीन को बचा के नहीं रखा, अपनी नदियों को बचा के नहीं रखा, अपने पेड़ों को बचा के नहीं रखा और अगर हमने अपने जीवन को पर्यावरण के साथ समन्वय करके नहीं ढाला तो ये सृष्टि नहीं बचेगी। ये विजन उन्होंने उस वक्त दिया था जब कोई इसके बारे में चर्चा भी नहीं करता था। इतने बड़े विजनरी लीडर थे सुंदरलाल बहुगुणा जी। जैसा भावना जी ने अभी सारी उनके जीवन के बारे में बताया, मात्र 13 साल की उम्र में उन्होंने सामाजिक काम करना शुरू कर दिया था। 13 साल की उम्र में तो हम 8वीं 9वीं क्लास में हुआ करते थे, हमें शायद कुछ ज़्यादा जानकारी भी नहीं होती होगी। 13 साल की उम्र में उन्होंने सामाजिक जीवन शुरू कर दिया और बचपन से ही उन्होंने जो दलितों के खिलाफ छुआछूत होती है उसके खिलाफ उन्होंने संघर्ष शुरू किया। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANV न्यूज़।